नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है हम YouTube के थ्रू उत्तराखंड के बारे में ज़्यादातर चीज़ों को बता रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या चीज़ है, कैसे त्यौहार है, कैसे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है या जो यहाँ की संस्कृति है, इस तरीके की चीज़ों को हम ज़्यादातर दिखाते हैं या कुछ कहानियाँ हो गई जो सच्चाई पे होती है। तो इसी तरीके से आज हम जो कहानी दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम जिम कॉर्बेट ने बाघ को, यहाँ जो आदमखोर बाघ थे उनका कैसा खात्मा किया था या उन्हें कैसे मारा था। तो जिम कॉर्बेट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि वैसे तो अंग्रेजों को यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है बिल्कुल मानते नहीं, पर उत्तराखंड और कुमाऊं में ज़्यादातर जो है लोग जिम कॉर्बेट को भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आदमखोर बाघों का खात्मा किया था। वो, जैसे आपको पता होगा कि हम उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले से कोटद्वार से आते हैं। कोटद्वार रेंज पे 2 नेशनल पार्क अटैच है। एक साइड से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अटैच है और एक साइड से राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून हरिद्वार रेंज पे अटैच है, लाल ढांग के साइड से अटैच है, और जबकि कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी गढ़वाल में जो है पाखरो के साइड से अटैच है। वैसे ज्यादातर लोग, जैसे बाघ की यहाँ पे हमने कहा आदमखोर बाघ को मारना या मारा गया, तो बहुत सारे लोगों के मन में बाघ के बारे में ऐसे आ जाता है कि बाघ बहुत खतरनाक होते, वाकई होते हैं खतरनाक, पर जैसे लोगों की सोच होती या सोच लेते हैं ऐसे कुछ नहीं। कोई भी जानवर, चाहे बाघ हो, शेर हो, हाथी, तेंदुआ, कोई भी जानवर हो, वो इंसान से सबसे ज्यादा डरता है। चाहे कोई भी चीज हो, इंसान को देख के हर जानवर डरता है। आपने मोस्टली, शायद आप लोगों ने बाघ देखे नहीं होंगे, हम लोगों ने तो बचपन से काफी बाघ देखे, और क्योंकि हमारा जो गांव भी था वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही रेंज पे आता था, तो वहाँ बाघ ज्यादातर आते थे, तेंदुए कम आते थे, क्योंकि जहाँ बाघ होते हैं वहाँ पे तेंदुआ नहीं होता, क्योंकि बाघ तेंदुए को मार देते हैं, तो इसलिए तेंदुए कम होते, बाघ ज्यादा होते। आप ये भी मत सोचिए कि बाघ जो बहुत छोटी चीज होती है, बहुत बड़े जानवर होते, उन पे कैसे आपको रहना है या कैसे उनके साथ सरवाइव करना है, अगर नहीं पता तो आप उनके साथ नहीं छेड़खानी करें, नहीं कुछ करें। लेकिन बाघ, जैसे लोग सोचते हैं कि आदमखोर बाघ होगा, सभी आदमखोर नहीं होते, जो आदमखोर नहीं होते वो इंसानों पे अटैक नहीं करते, किसी भी हालत में हमला नहीं करते। क्योंकि हमने अपने गांव में जिस तरीके से देखे थे कि हम तो काफी छोटे थे उस टाइम पे बच्चे, और बाघ कई बार आ जाते हैं, क्योंकि गांव की तरफ आ जाते थे, वो जो गांव में पालतू मवेशी होते हैं वो उनके लिए एक इजी चारा होता है, बहुत इजी निवाला होता है। तो क्या करते थे कि गांव की साइड आ जाते थे और उन्हें मारते थे। लेकिन देखिए, अगर हमने बाघ को देख दिया और वो उन्हें मार रहा है, तो हम जैसे हल्ला करते थे, हम उसे भगाते थे, तो बाघ भाग जाता था। बाघ कभी भी इंसान के प्रति ऐसे अटैक नहीं करता, बहुत कम चांस होते, या बाघ वैसे दिख जाता था तो वैसे लोग भगा देते थे। इतना खतरनाक जानवर होते हुए भी वो इंसान से दूर ही रहता है, ज्यादातर वो इंसान के पास नहीं जाता। लेकिन जैसे उसने कोई पालतू मवेशी मारा है, पालतू मवेशी मारने के बाद भी अगर वो उसे खाता है तो उसे डर होती है इंसान की। यही नहीं कि आज जैसे बोलते हैं कि आदमखोर बाघ को इंसान की डर होती है, वो इसलिए भागता है। जो बाघ पालतू मवेशी मारता है, उसने गांव या गांव के इलाके या जंगल एरिया पे भी पालतू मवेशी को मारा है, जहां उसे पता है कि इंसानों का रेंज है। तो अगर उसे खा रहा होगा, इंसान वहां पे चले जाएगा तो उसे छोड़ के आगे इधर उधर निकल गया। क्योंकि ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो देखा ये होता है, बहुत कम चांस होते, 3 या 4% क्यों गुर्रा के आपकी तरफ अटैक करने आता है। पर बाय सब अगर वो आदमखोर ना हो, आदमखोर बाघ आपको जो है स्टॉप करेगा, आप पे घात लगा के अटैक कर सकता है। और जंगल के अंदर अगर आप उनके एरिया के अंदर जाते हो तो वहां शायद
वो अटैक कर सकते हैं। वैसे वहां पे भी अटैक के चांस कम होते हैं, क्योंकि पहले कोई भी अटैक नहीं होते थे। आज पहली वही कहानी बताएंगे कि जब भारत में पहली बार आदमखोर बाघ कैसे हुआ था। जो पहले आदमखोर बाघ जाना गया था कुमाऊं गढ़वाल की तरफ, उससे पहले कोई बाघ होते नहीं थे आदमखोर। आज के टाइम पे आदमखोर है और बहुत सारे बाघ हैं, उनके अलग अलग कारण होते हैं। 3 ज्यादा आदमखोर होते हैं इस साइड को, अगर आप ऊपर चले जाओ एकेश्वर इन साइडों पे नहीं तो बाघ कम ही होता है। अब बाघ के अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं कि आदमखोर क्यों बनता है। वो आपको हर कहानी में अलग अलग तरीके से मिल जाएगा कि कैसे और कब आदमखोर बनने का कारण होता है। कई बार इंसानी गलती से भी बाघ आदमखोर बन जाता है, कई बार वो अपनी मजबूरियों के कारण आदमखोर बन जाता है, और कई बार जैसे आप लोग करते हो मजे मजे में भी आदमखोर बन सकता है, लेकिन मजे का वो कम होता है। वो कुछ कारण होते हैं कि कैसे बन सकता है। अदरवाइज बाघ इंसान को मार भी दे तो उसे खाता नहीं, उसे वो बिल्कुल भी खाएगा नहीं। इरिटेशन में अगर उसने उसे मार दिया तो खाएगा नहीं। अगर आदमखोर नहीं, आदमखोर होगा तो ही खाता। तो इसलिए बाघ से ऐसे भी है कि दूरी बना के रखनी होती है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मारेगा नहीं तो उसे बेवजह परेशान करोगे, क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है कि उसने अगर एक पंजा जोर का मार दिया तो गर्दन अलग भी कर सकता है। उसका पंजा इतना भारी होता बाघ का। जिन लोगों ने देखा नहीं होगा, चिड़ियाघर के बाघ जैसे सोचते हैं कि बंदे रहते हैं इसलिए जंगली बाघ बहुत खूंखार होते, अगर कोई लोग नहीं जानते उनके बारे में। पहले फिलहाल क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके अलग ही हम वीडियो बनाएंगे। अलग वीडियो में हम चंपावत मैन ईटर के बारे में बताएंगे। इससे पहले गढ़वाल में या कुमाऊं में कोई बाघ नहीं जाना जाता था। गढ़वाल कुमाऊं के हम पहले उससे पहले कोई बाघ की कहीं पे भी ऐसी खबर नहीं थी, कहीं बाघ नहीं जाना गया था। सबसे पहले चंपावत में बाघ को जाना गया था, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1907 में मारा था, और उसका आतंक कई सालों तक रहा। ये बाघ चंपावत जो है एक बहुत छोटी सी जगह है। अब तो खैर वहाँ जिला बन चुका है चंपावत, पर 1907 के टाइम पे वो एक गांव की तरह था, और वो उस टाइम पे अल्मोड़ा जिले में आता था। जैसे आपको पता होगा कि पहले जो थे यहाँ पे 3 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, जब तक उत्तर प्रदेश में पहले अंग्रेजों के टाइम उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पहले 3 डिस्ट्रिक्ट थी। एक डिस्ट्रिक्ट आपकी नैनीताल, एक जिला नैनीताल था, एक अल्मोड़ा जिला था, और एक गढ़वाल था, जो बाद में फिर आपको कभी कहानी में बताएंगे। फिर ब्रिटिश गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ये इस तरीके से टूटते चले गए। तो 3 थे। अभी हम कुमाऊं में जाते तो कुमाऊं में 2 जिले थे, एक नैनीताल जिला था और एक अल्मोड़ा जिला। तो उस टाइम पे चंपावत जो आता था वो अल्मोड़ा जिले में आता था अल्मोड़ा जिले में आता था, और इसे यूनाइटेड प्रोविजन के नाम से जाना जाता था। जो गढ़वाल रेंज था यूनाइटेड प्रोविजन के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे जो पहला मैन ईटर वो चंपावत में आया। चंपावत में कैसे आया, वो पहला मैन ईटर जाना गया, और जिम कॉर्बेट ने भी वो पहला ही मैन ईटर मारा, आदमखोर बाघ को मारा। वो पहला था चंपावत का। ये कुछ कहानी इसकी मैंने अलग अलग जगह वैसे भी पढ़ी, बट जिम कॉर्बेट की बुक के अकॉर्डिंग अलग है। वैसे ये बताया गया था कि इसे नेपाल से, खैर इसमें भी यही है कि नेपाल से इसे, नेपाल में इसने लगभग 200 लोगों पे अटैक कर लिया था, 200 लोगों को मार लिया था। अटैक में तो बहुत सारे हो गए, पर जिन्हें मार चुका था 200। तो नेपाल की सेना या सशस्त्र लोगों ने इससे वहां से खदेड़ा, भगाया, और इसे भगा के भारत की तरफ भेज दिया। जब ये वहां से भागा, वो मार नहीं पाए, भागा, यहाँ भागा, तो भारत में आके चंपावत में आ गया। अब इसने वही रूटीन चंपावत में जारी रखा। इस बाघ ने, जो इसके ऑन रिकॉर्ड है, वो 436 लोग हैं। ये 436 लोग वो है जो ऑन रिकॉर्ड है। यह देखो, जिनमें बाघ क्या करता था कि मारा, बाघ ने उसे घायल कर दिया। घायल होने की स्थिति में
वो हॉस्पिटल में मर गया तो रिकॉर्ड में नहीं थे, या किसी ने ये रिकॉर्ड में दिया ही नहीं कि बाघ ने मार दिया ये, तो वो भी रिकॉर्ड में नहीं था। तो ये बाघ यहाँ के इसने आतंक फैलाना शुरू करा, लोगों को मारना शुरू किया। उस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज शासन था, तो जो यहाँ के कमिश्नर थे वो काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने इसे मारना चाहा, भगाना चाहे, यहाँ तक कि इसे मारने के लिए गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं में गोरखा रेजिमेंट थी, उसे बुलाया गया और पूरे गोरखा रेजिमेंट इसके पीछे लगाए गए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि एक सेना को लड़ाई लड़ना और बाघ मारना दोनों में ही अंतर होता है। क्योंकि बाघ को स्टॉप करना, ये कि कौन सी जगह किस जगह, उससे पहले ढूंढना और उसके बाद मारना मुश्किल था। उनके हाथ सफलता नहीं मिली और ये इसी तरीके से अटैक करता रहा और अपना निवाला लोगों को बनाता रहा। इसका आतंक था, ये लगाओ ऐसे आतंक था इसका कि लोग रात होते ही, रात शाम होते और सुबह 8 बजे के बाद दरवाजे खोलने के लिए मजबूर हो जाते थे। इसने एक तरीके का रात के टाइम का कर्फ्यू लगा दिया था और ये कई सालों तक चला। इसके बाद यहाँ पे से आते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम कॉर्बेट को जब इस बाघ के बारे में सबसे पहले पता चला, उन्हें ये पता चला जिम कॉर्बेट को, उनके एक दोस्त थे एडी, ठीक है, जो काफी भाग्यशाली लोगों में माने जाते हैं कि ऐसे भाग्यशाली लोग होते, वो भी एक शिकारी थे, एक अच्छे शिकारी थे। उसके अलावा उनके एक भाई सेना में था, एक और भाई थे, वो अपने बिजनेस और शिकार का ही काम करते थे, तो वो भी अच्छे शिकारी थे। तो उन्हीं में से जो आईडी थे, आईडी ने उन्हें बताया कि उनके ही रिलेटिव को भेजा गया है, वो भी एक अच्छे शिकारी हुआ करते थे, जो चंपावत मैन ईटर को मारने के लिए भेजा गया, जो चंपावत आदमखोर बाघ था। तो जिम कॉर्बेट ने ये बात सोची कि अब इस बाघ के ज्यादा दिन नहीं बचे, क्योंकि वो बहुत अचूक शिकारी है, वो आईडी से भी ज्यादा था। जैसे मैंने कहा कि आईडी बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक थे, क्योंकि आईडी के पास जो राइफल भी थी वो बिल्कुल सटीक थी और उस टाइम पे बहुत ही कम ऐसे होते थे, तो उनसे बड़े शिकारी वहां भेजे गए। तो जिम कॉर्बेट को पता है, तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि अब ये बात नहीं बचेगा। लेकिन उसके 4 साल बाद जब ये बात हुई, 4 साल बाद वहां का जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो कॉर्बेट के पास आता है और कॉर्बेट को चंपावत बाघ के बारे में बताता है कि ये आदमखोर बाघ है, ये मानना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, हंटर जिन्हें बोलते हैं, वो शिकारी थे, उन्हें बाघ मारने का एक्सपीरियंस था, बाघ मारने का एक्सपीरियंस था, बट उन्हें आदमखोर बाघ मारने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक अच्छे शिकारी थे, अच्छे निशाने थे, निशानेबाज थे, और उन्होंने बाघ मारे। बाघों के बारे में भी वो अच्छी नॉलेज रखते थे, क्योंकि उन्हें जंगल की काफी बारीकी से नॉलेज रहती थी। आपने देखे होंगे, जैसे बहुत सारे आप अगर हंटर पढ़ोगे या वो पढ़ोगे, जो भी शिकारी होते हैं उनके बारे में अगर पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत बारीकी से नॉलेज रखते हैं। या कोई जो इंसान जंगल जाता है, वो जंगल की बहुत बारीकी से उसे नॉलेज होती है, वो इन चीजों को बताता है कि ये चीज क्या है, क्या नहीं है, कैसे रहना है, वो इस तरीके से रहते हैं। आप जैसे आदिवासी लोगों को ही देखें, या जैसे कोटद्वार रेंज पे जो लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे गुर्जर आते हैं, गुर्जर लोग आते हैं, वो अपनी गाय भैंस लेके आते हैं, और हम शायद दिन दोपहर में भी हाथियों के डर से इधर नहीं जा पाए, और वो लोग वहां रात को भी बहुत इजीली से रह रहे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। होती है, हम ये मानते हैं प्रॉब्लम होती है, पर हमसे कम। वो इस चीज को अच्छे से जानते, वो कि कैसे किस चीज को ट्रीट करना। तो सेम जिम कॉर्बेट बाघ के बारे में अच्छे से जानते थे, क्या उनका बिहेव है, किस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं। तो उन डिप्टी कमिश्नर कॉर्बेट को बाघ मारने के लिए ऑफर देते हैं। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस बाघ को मारने के लिए तैयार हूं, जैसी कोई नई घटना होती है, किसी को बाघ मारता है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए और मैं वहां चंपावत के लिए रवाना होऊंगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट नैनीताल में रहते थे।
लेकिन एक और इससे पहले ये भी बात है कि वहां बहुत सारे शिकारियों ने अपने किस्मत आजमाई थी, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया था। यहां तक कि इनाम भी रखा गया था उस बाघ को मारने के लिए। तो बहुत सारे वहां इनामी शिकारी थे जो कि इनाम के लिए उसे मारना चाह रहे थे। तो जिम कॉर्बेट ने कहा मैं बाघ मारने के लिए तो तैयार हूं, पर सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जितने भी इनामी शिकारी है जिनमें इनाम या इनाम के लिए या ऐसे आ रखे, आपको सबको वापस भेजना होगा और उसके बाद केवल ये काम मैं करूंगा, मेरे अलावा इसे कोई नहीं करेगा। ठीक है। तो उसका कारण यह भी था कि अगर एक से ज्यादा शिकारी, आपको पता है कि एक जंगल में चले जाए तो पता चला कि एक की गोली दूसरे पे लग गई, तो इसलिए भी जिम कॉर्बेट ने बोला, क्योंकि जिम कॉर्बेट एक अच्छे शिकारियों में से थे। तो उसके बाद वहां की जो प्रशासन था उसने सारे शिकारियों को वापस कर दिया और जिम कॉर्बेट को कहा कि अब ये कमान आपके हाथ है। उसके बाद जिम कॉर्बेट को एक दिन खबर मिलती है, कमिश्नर साहब बताते हैं कि वहां पाली गांव में एक महिला को मार दिया। तो कॉर्बेट, ठीक है, कॉर्बेट उस टाइम पे वहां पे ऐसे तो थे नहीं, या तो घोड़ों से जाना पड़ता था या बैलगाड़ी वगैरह होती थी, इतना ट्रांसपोर्ट का वो टाइम नहीं, इतना ट्रांसपोर्ट का लिए गाड़ियों का यातायात के लिए नहीं हुआ करता था। तो जिम कॉर्बेट ने अपने लिए अलग अलग तरीके से सामान बांध दिया। उनके 8 लोग उनके साथ और चलते थे, जिसमें कुक होता था, खाना बनाने वाला और टेंट लगाने वाला, लकड़ी, सब कुछ जो अलग अलग जंगल में होता है, तो उस तरीके से उन्होंने अपने साथ रखे हुए थे। तो 8 लोग जा रहे थे उनके साथ, जाते थे। तो वहां से वो चल दिए पाली गांव के लिए। जब वो पाली गांव के लिए गए तो वो लगभग 5 दिन बाद पाली गांव पहुंचे। नैनीताल से पाली गांव पहुंचने में 5 दिन लगे। जब वहां जाते हो तो वहां जाने के बाद होता क्या है कि वो देखते हैं कि वहां बड़ी गंदी हालत पड़ी हुई है। क्योंकि गंदी हालत होने का कारण ये भी था कि वहां पे जैसे लोग शौच के लिए बहुत दूर नहीं जा रहे थे, क्योंकि बाघ का तो बहुत ज्यादा आतंक हो रखा था। बाघ दिन दहाड़े घर के आसपास से ले जा रहा था लोगों को, तो वहां से लोग ज्यादा दूर जा नहीं रहे थे। सारी गंदगी घर के आसपास थी, ज्यादा दूर कोई जा नहीं रहा था। और उसका कारण यह है कि अगर कोई इतने बाघ के आतंक में जिएगा तो सेम होगा, बाघ देगा, किसी भी चीज के आतंक में जिएगा तो खोदना था। जिम कॉर्बेट को एक कमरा दिया जाता है, तो घरों के आसपास गंदगी थी। तो जब वो कमरा देखते हैं, एक कमरा तो पुराने जमाने का कमरा था, उसमें ज्यादा अच्छे कमरे की स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो थोड़े छोटे डोर वाले होते थे, छोटे दरवाजे वाले, और उसमें खिड़की भी नहीं थी। तो कॉर्बेट जब ये देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं, और जिधर दरवाजा खुलता है उधर सबसे ज्यादा गंदगी थी, क्योंकि वो थोड़ा पीछे को दरवाजा था उसका, तो कोई रह नहीं रहा था उसमें, और वो कॉर्बेट उनके लोगों को दिया जाता है। तो कॉर्बेट जब देखते हैं तो देखते हैं कि ये ज्यादा अच्छा कमरा है नहीं, गंदगी जिधर दरवाजा खुल रहा है उधर गंदगी है इसकी। तो डिसाइड करते हैं कि वो जो है आज रात रोड पे ही रहेंगे, जो वहां पे से रोड जा रही थी, बैलगाड़ी या जो भी रास्ता जाता था वहां से, क्योंकि लोगों ने कहा था कि वहां से टाइगर भी आता जाता है। उन्होंने कहा रात को वहीं बाहर बिताएंगे और देखेंगे, अगर मौका मिला तो बाघ को क्या पता आज ही मार देगा। जिम कॉर्बेट और उनके साथी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उनके जितने भी साथ के लोग थे वो एक रूम में अंदर चले जाते, सेव हो जाते और अपने दरवाजे पे जो कांटे वोटे लगा लेते ताकि बाघ ना आए। उसके बाद जिम कॉर्बेट वहां से, जहां मैंने पहले बोला था कि उन्होंने सोचा था कि आज वो रोड के किनारे बैठेंगे, उन्होंने उस रोड के किनारे जाके एक जगह पे बैठ गए, थोड़ी सी ऊंची जगह देखे, वहां पे जाके बैठ गए। अब रात को चांदनी रात थी, चांदनी रात अच्छी छिटकी हुई थी, तो पहले तो उन्हें सही लगा, लेकिन थोड़ी देर में ही वहां पे बड़े बड़े दोनों साइड, रोड के दोनों साइड में बड़े बड़े पेड़ थे, तो उन पेड़ों की छाया आने लग गई। आप लोग जैसे जानते होंगे कि अगर चांदनी रात होगी
तो चांदनी रात में आपको क्लियर दिखाई देगा। लेकिन अगर वहां पे पेड़ों की छाया है तो दिखना बंद हो जाता वहां पे, क्योंकि इतने क्लियर नहीं देख पाते। बहुत सारे लोग तो दिन में भी नहीं देख पाते होंगे, लेकिन जिनकी आई साइट तेज होती है उनके लिए तो रात में देखते, लेकिन जैसे पेड़ की छाया आती है तो विजिबल नहीं हो पाता क्लियर, तो वो पेड़ की छाया बढ़ने लग गए। और उससे डरावना ये था कि तेज हवा चलने लग गई। अब जब तेज हवा चलने लग गई तो पेड़ की छाया हिलने लग गई। अब इससे ये पता नहीं चल सकता था कि अगर बाघ आता है और बाघ स्टॉक करता है, घात लगा के जिम कॉर्बेट की तरफ जाता है, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये कहां पे से आ रहा है या कहां से अटैक कर रहा है, क्योंकि दिखना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। और जिम कॉर्बेट को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि वो मैन ईटर या जो आदमखोर बाघ के मामले में नौसिखिया थे, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था, उन्हें ये बात एहसास होते, लेकिन अब वो गलती कर चुके थे, वहीं बैठे हुए थे। वो पूरी रात वहीं रहे। जब सुबह होने लग गया तो रात में कोई भी बाघ वहां आया नहीं। सुबह होने लग गए, जब उजाला हो गया तो जिम कॉर्बेट ने अपने सिर अपने घुटनों में रखा और सो गए। कुछ देर बाद उनके जो साथी लोग थे वो आए, उन्होंने उस हालत में जिम कॉर्बेट को देखा और जिम कॉर्बेट को लेके चले गए। अब जब वो जिम कॉर्बेट को लेके गए, जिम कॉर्बेट ने एक पेड़ के नीचे साफ सफाई करवाई और वहां पे भोजन किया। एक उन्हें नया कमरा मिला और नया कमरा मिलने के बाद उन्होंने सारे दिन वहां बाघ के फ्रेश पग मार्क, जो ताजे पैरों के निशान थे, वो ढूंढने में लगा। ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और जो महिला मरी हुई थी, जैसे मैंने बोला था पाली गांव में, तो उसके बारे में लोगों ने बताया कि वो कैसे मारी। उस महिला के बारे में, कुछ महिलाएं घास काटने गई हुई थी। वहां के गढ़वाल में बांझ होता है, तो बांझ की पत्तियां जो है गाय भैंस बहुत अच्छे से खाती है जब वो ताजी पत्तियां होती, तो बांझ की पत्तियां काट रही थी पेड़ में चढ़ के। 4-5 महिलाएं थी, लेकिन उनमें से एक महिला को बाघ अपना निवाला बना लेता। होता ये है कि जब वो 4-5 महिलाओं से थोड़ी दूरी पे एक नाले के सामने बांझ के पेड़ पे जो महिला थी और पत्तियां उठा रहे थे, तो उन्हें बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, चीख सुनाई दी। तो उधर देखते हैं, तो अपनी नजरों के सामने देखते हैं तो बाघ अपने पिछले पंजों में खड़े होके अगले पैरों से, उसे पैर नहीं बोलेंगे हाथ बोलेंगे, उससे खींच रहा था उस महिला को खड़े होके। और वो महिला वहां से चिल्ला रही थी। जब उन महिलाओं ने ये सारा दृश्य देखा, वो डर गई। वो वहां से गांव की तरफ भागी और गांव की तरफ भागने के बाद गांव में बताया, गांव के लोगों ने ये बात देखी। तो अब उन्होंने, जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार के लिए बॉडी तो लानी पड़ती है, बॉडी के अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार होता है। तो ये लोग एक जत्था बना के, एक टीम बना के उस जंगल की तरफ जहां पे उस औरत को मारा था वहां गए। वहां जाने के बाद होता क्या है कि ये लोग जब वहां पे जाते हैं, देखते हैं जहां पे वो औरत मारी हुई थी, उस महिला को मारा हुआ था, तो वहां पे नाले के सामने देखते कि कुछ खून पड़ी, ये पड़ी। और ये एकाएक क्या होता है कि इनमें भगदड़ मच जाती है, अरे गांव भाग के आ जाते हैं अपने, जबकि इन्हें कोई भी चीज दिखी नहीं थी। सिर्फ इन्हें ये दिखा था कि बाघ ने यहाँ पे से कैसे इसे खींच के निकाला हुआ और कैसे इसे मारा इस महिला को। तो ये भाग के आते हैं, अपने गांव में आते हैं और गांव में आके एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि भाई मैं नहीं डरा था, वो तो वो भागा था, सब एक दूसरे को बोलते हैं। तो ये सब एक विचार करते हैं, जब हम कोई डरे नहीं थे और हम भागे नहीं थे पहले, तो हमें फिर से जाना चाहिए दोबारा। ये फिर से एक जत्था बनाते, टीम बनाते और फिर से उस जगह चली जाते जहां पे महिला को बाघ ने मारा था।
अब जाके फिर से वहां से इन्होंने खोजबीन शुरू करनी थी। एक बार गए, 2 बार गए, थोड़ा पीछे हट जा रहे थे, तीसरी बार वहां गए। अब इन्हें खोजबीन के लिए आगे जैसे शुरुआत करनी थी, आगे जाना था, उससे पहले देख रहे थे तो उनमें से एक जो गांव का आदमी गया था, उसके पास गन थी और उसने हवाई फायर कर दी। जैसे वो हवाई फायर करता है तो वहीं सामने से झाड़ियों से बाघ आता है और उनके फुल व्यू में बिल्कुल सामने आने के बाद वो दहाड़ने लगता है। अब बाघ अगर आपके सामने दहाड़ेगा, आदमखोर भी नहीं होगा, तो आप आधे से अधिक या तो मोशनलेस हो जाएंगे या आप लोग कुछ नहीं बोल पाओगे, आधे से अधिक बेहोश हो जाएंगे। वो आदमखोर बाघ था तो इन लोगों को डर लगना जायज भी था। तो ये लोग वहां से भाग लिए, पीछे भाग लिए और दोबारा न जाने का फैसला किया, क्योंकि बाघ वहीं पे झाड़ियों में उस महिला को खा रहा था। उसके बाद इन्होंने निश्चय किया कि अब नहीं जाएंगे वहां उस महिला की खोज करने। जिम कॉर्बेट आते तो इन्हें पता था कि शिकारी है, लेकिन ये वहां जाने में भी डर रहे थे जिम कॉर्बेट के साथ। अगले दिन होता क्या है कि जिम कॉर्बेट अगले दिन जब सुबह होती है तो जिम कॉर्बेट इन्हें बोलते हैं कि मुझे अपने लोगों को, जो मेरे साथ लोग हैं, इन्हें मुझे मीट खिलाना है, तो यहाँ पे कहीं शिकार करने की कोई जगह है तो वो जगह हमें बताएं। तो वहां के लोग बोलते हैं हाँ साहब यहाँ पे है, जहाँ पे घुरड़ रहते हैं। घुरड़ जो लोग नहीं जानते तो उन्हें बता देता हूँ। घुरड़ जो है उत्तराखंड में एक बकरी की तरह हिरन होता है, बकरी से 2 गुना 2.5 गुना बड़ा होता है लगभग। तो घुरड़ उसकी तरह होता है और बहुत सारे लोग पहले उसका शिकार करते थे कि इसका एक पौष्टिक मांस होता है। अब तो इन पे रोक है, ये चीज नहीं होती, पर पहले इनका शिकार करते थे लोग, हिरन या घुरड़ उरड़ को मार के खाते थे। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे जो है शिकार करना है और आप मुझे बताओ, एक घुरड़ मैं अपने उनके लिए मारूंगा, लोगों के लिए, और 2 घुरड़ गांव वालों के लिए मारूंगा। गांव वाले बोलते चलो ठीक है। उनमें से 3 आदमी राजी होते और कॉर्बेट के साथ चले जाते। वो एक जगह पहाड़ी पे इशारा करके बोलते कि ये पहाड़ी जो है साहब, इस पहाड़ी में ही घुरड़ रहते। तो कॉर्बेट अपनी बारीकी से नजरें घुमाने लगते और वहां देखने लगते। तो उन्हें घुरड़ के कान दिखाई देते, बाकी तो झाड़ियों के पीछे थे, उसके कान थोड़े बड़े होते हैं बकरी के अकॉर्डिंग। तो जब उसे कान दिखाई दे घुरड़ के, तो कॉर्बेट गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद कुछ देर तक कुछ भी नहीं होता। तो जो 3 लोग और थे वो बोलते हैं कॉर्बेट के लिए कि साहब आपने ये गोली जो है किसी टीले पहाड़ी पे चला दी जो फालतू गई। लेकिन कॉर्बेट फिर भी देख रहे थे। कुछ देरों बाद वहां जहां पे गोली चलाई थी झाड़ियों से कुछ हलचल होती। हलचल होने के बाद इतनी हलचल वो देखते, बारीकी से और उसे देखते, तो उसमें घुरड़ के 2 टांग दिखती है और इतने में घुरड़ नीचे को लुढ़कने लगता है, पूरा घुरड़ दिखने लगता है। जब घुरड़ नीचे लुढ़कने लगता है, क्योंकि पहाड़ी पे तो नीचे को लुढ़क रहा था, नीचे को लुढ़कते हुए वो एक जगह पे जाते हैं, वहां पे 2 घुरड़ और आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। जब वो ये चीज देखते कि उनके सामने घुरड़ लुढ़क गया है, तो क्या करते हैं कि वो उठते अपनी जगह से और एक बायां भागता है, एक दायां भागता है। कॉर्बेट देखते पहले एक पे निशाना लगाते, फिर दूसरे पे निशाना लगाते, और दोनों ही जो घुरड़ पहले से लुढ़क रहा था उसके साथ 2 घुरड़ और लुढ़कने लग जाते, दोनों घुरड़ मर जाते। अब वो लुढ़कते हुए नीचे रैबिन में आ जाते। अब उन लोगों ने पहली बारी बाघ के बाद इतना वो देखा था कि कोई शिकारी है, या उन लोगों को पहली बार ऐसे देखा कि कोई शिकारी ऐसे भी कर सकता है। वो खुश भी हुए क्योंकि उन्हें इससे ये लगा कि ये एक ही निशाने से इनको मार सकते हैं। और कॉर्बेट को भी प्लस पॉइंट लगा। कॉर्बेट ने ये लिखा कि वो खुद सोच रहे थे कि कभी कभी अकल्पनीय हो जाता है, जो कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जहां मैंने जिस पे निशाना लगाया वो ठीक जगह पे लगा और तीनों पे एक एक गोली में ही धराशायी हो गए, जिससे गांव वालों का विश्वास उन पे बढ़ेगा। गांव वाले बहुत टाइम से
भाग के आतंक में थे, लेकिन जब वो घुरड़ मरे हुए रेबिन में गए तो गांव वाले भूल गए, फटाफट गए, जो लोग थे उन्होंने तीनों घुरड़ उठाए और गांव लेके आ गए। अब गांव में क्या होता है, उस रात को तो एक पार्टी का अवसर मानो उसे, क्योंकि बहुत अच्छा भोजन वहां बन रहा था, वो चलता है। कॉर्बेट उन लोगों का एक विश्वास जीत चुके थे। कॉर्बेट उन्हें बोलते हैं कि आप लोग जो है अब मुझे उस जगह ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ हम ले जा सकते हैं। तो जहां उस महिला को मारा हुआ था, तो वो लोग अगले दिन सुबह कॉर्बेट को उस जगह लेके जाते हैं। कॉर्बेट वहां पे जाते हैं जहां पे उस महिला को मारा था और जब देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ, तो कॉर्बेट देखते हैं कि जब वो महिला पेड़ पे चढ़ी हुई थी तो बाघ ने उन्हें देख लिया था, उन महिलाओं को देख लिया था कि घास काटने आ गई, और वो उन पे घात लगा के आया और वहीं पे एक बड़ा सा पत्थर था, उसके पीछे आके छुप जाता था। उधर क्योंकि वो नाले की साइड थी इसलिए उसे शिकार करना आसान नहीं था, क्योंकि बाघ तेंदुए जो भी होते ये उस तरफ ज्यादा शिकार करना पसंद करते जिधर ये छुप के और एक ही बार में 100% में ही अटैक करके धराशायी कर सकते। तो उसने वो जगह चुनी थी, वो उससे पहले पीछे छुपा रहा, और उसके बाद जब वो औरत थोड़े से नीचे को आई तो उसने उस महिला को थोड़ा जंप क्या करा, उसने पिछले पैरों में खड़ा हुआ और उसे नीचे खींच लिया। उसमें दिख रहा था कि जब उस महिला ने वो टहनी पकड़ी हुई थी तो स्ट्रगल के निशान दिख रहे थे कि कैसे संघर्ष किया था, बचने की कोशिश करी थी, लेकिन बाघ ने उसे नीचे खींचा। नीचे खींचने के बाद वहीं उसने उसे नाले में मारा, और नाले से मारने के बाद थोड़े आगे वहीं पे झाड़ी पे ले जाके वहीं पे खा लिया। तो वहां पे से उसके पहली बार कॉर्बेट को उसके पैर के निशान दिखाई दिए, जिससे कॉर्बेट को ये पता चला कि ये बाघ नहीं, एक तो बाघिन है और दूसरी उम्र दराज बूढ़ी बाघिन है। तो पहली बार कॉर्बेट को उसके बारे में पता चला। उसके बाद कॉर्बेट एक साफ कपड़े में जो महिला वहां पे खाई हुई थी उसकी हड्डियों को बांधते और उन हड्डियों को उसके रिश्तेदार को देते, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार के लिए उसके कुछ ना कुछ अवशेष होने चाहिए। तो वो अवशेष जिम कॉर्बेट ने उन्हें प्रोवाइड करे और उन्हें पहुंचाए। उसके बाद जिम कॉर्बेट आ जाते हैं, घर आते हैं, उनके फुटप्रिंट पग माग ढूंढते रहे, नहीं मिले। एक और उसी गांव में एक और महिला से मिलने जाते हैं, जिसपे मतलब कुछ टाइम पहले जिसकी बड़ी बहन को बाघ ने अपना निवाला बनाया हुआ था। तो कॉर्बेट वो थोड़ा रोड से थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद था, तो कॉर्बेट उनके घर जाते हैं। तो जब उस महिला को देखते हैं तो उस महिला पे आवाज नहीं आ रही थी, बाकी वो नॉर्मल थी, घर के हर काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी। गांव वाले लोग बताते कि इनके साथ क्या हुआ। वहां उस घर में उस महिला के पति, 2 बच्चे और उसकी एक बड़ी बहन रहती थी। तो एक दिन वो खेत में दोनों बहनें काम कर रहे थे, तो बाघ आता है। बाघ उसकी बड़ी बहन को पकड़ता है और मुंह में दबा के ले जाने लगता है। जब वो मुंह में दबा के ले जा रहा था तो छोटी बहन जो जिसकी आवाज नहीं थी वो उसके पीछे दौड़ती है। वो तेजी से दौड़ती है, हल्ला करते हुए दौड़ती है, बाघ के पीछे दौड़ती रहती है। लेकिन अब मैंने जैसे बोला था कि बाघ इरिटेशन में अटैक भी कर सकता है, तो वो क्या करता है कि बाघ थोड़े इरिटेट होता है क्योंकि वो उनके उसमें डिस्टरबेंस कर रहा था। तो बाघ उसकी बड़ी बहन को नीचे रखता, वहां पे छोड़ता है और उस औरत की तरफ भागता है। उस टाइम तो उसकी बहुत तेजी से आवाज आ रही थी, चिल्ला के जा रही थी, लेकिन जैसे क्या होता है कि बाघ ने उसकी बहन को छोड़ा, उसकी तरफ को भागा। तो अब वो महिला वापस वहां से भागना शुरू करे और भाग भाग के गांव की तरफ आए। गांव के थोड़ा नीचे था, ये सारा जितना भी दृश्य था ये गांव वाले देख रहे थे, ये सब कुछ देख रहे थे। तो वो गांव की तरफ भागते हुए आए। गांव वाले
देख रहे थे। अब उसने सोचा कि मैं ये सारी बात गांव वालों को बताऊंगी, लेकिन उसकी आवाज जा चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि ऐसे, उसके बाद उसकी आवाज चली गई। तो कॉर्बेट जब उस महिला को बताते हैं कि मैं आपके बहन के हत्यारे को मारने आ रखा हूं, या इस बाघ को मारने आया हूं, तो वो महिला उसके पैर, कॉर्बेट के पैर छूती है और बोल तो कुछ पा नहीं रही थी, पर जो उसकी हाव भाव या आंखों के उससे वो बड़ी उससे देख रही थी कि आप इसे खत्म करिए, हम इस टेरर में। कॉर्बेट कहते हैं कि मैं उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे सम्मान दे रहे थे, जिस हिसाब से मुझे समझ रहे थे, अगर मैं इस बाघ को ना मार पाए तो क्या होगा। लेकिन ये मन में ये भी बनाया कि मुझे ये बाघ मारना ही है। इसके बाद जो गांव का मुखिया हुआ था, कॉर्बेट वही बाघ को सर्च करने में दिन लगा रहे थे। एक दिन तो गांव के मुखिया ने बोला कि हमारी जो फसल है ये खड़ी खड़ी बर्बाद हो रही है, अगर आप हमें थोड़ा गार्ड करो तो हम इस फसल को काट लें, क्योंकि ये तो ऐसे हो जाएगा हम काट नहीं पा रहे। तो कॉर्बेट इस चीज के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो कॉर्बेट ने गार्ड किया उन्हें, और गार्ड करते हुए कॉर्बेट ने उनकी फसल सारे गांव वाले मिलके काटने लगे। फसल काटते काटते जब लास्ट घर के आसपास के खेतों में बच गए, तो मुखिया ने कॉर्बेट को बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है अब फ्री हो सकते हो, आप अपना काम कर लीजिए, ये घर के सामने की, इसे हम कभी भी काट लेंगे। कॉर्बेट सारा जब सर्च कर लेते हैं, नहीं मिलते उन्हें, तो कॉर्बेट डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे अब कोई बाघ नहीं पाली गांव में। तो अगले दिन बोलते हैं कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और अब मैं चंपावत जाता हूँ, यहाँ पे बाघ नहीं। वहां से वो चंपावत के लिए निकलते हैं। उनके 8 लोग, जैसे मैंने बताया था कि साथ में थे, जो सामान वामान ले जाने के लिए, ढोने के लिए, खाना बनाने, रसोईया, ये जितने भी लोग थे ये थे। लेकिन साथ में चलते चंपावत के लिए जाने में, जाते जाते उन्हें और लोग मिल गए, लगभग 30 लोग लगभग हो गए। तो उनमें से कुछ लोग कहानी बताने लग गए। उन्होंने कहा साहब एक दिन हम जा रहे थे, हम चंपावत जा रहे थे, 20 लोग थे, तो हमें एक आवाज सुनाई दी, एक कोई महिला की आवाज सुनाई दे रही थी जो बहुत चीख चिल्ला रही थी। तो हम पहले, वो दूर थी, आते आते वो हमारी साइड को आने लग गए। तो हमने देखना शुरू किया, ये स्टैंड किया कानों को कि कहाँ से आवाज आ रही। तो जब हमारी तरफ आ रही थी तो हमने देखा कि हमारे नीचे की तरफ से ऊपर के लिए आवाज आ रही थी। तो हम एक साथ सब जमा हो गए। हमने देखा कुछ ही दूरी से बाघ निकलता है, जिसने एक औरत को अपने मुंह में पकड़ा हुआ था और उसे ले जा रहा था। उस महिला के बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था और खून से सनी हुई थी। उसके बाल एक तरफ को थे, जमीन पे टच हो रहे थे, और दूसरी तरफ को पैर टच हो रहे थे उसके, और बाघ उसे खींचते हुए ले जा रहा था। हमें देख के हक्के बक्के रह गए, हम कुछ कर भी नहीं सकते, और हम वहां पे खड़े थे। तो बाघ उसे ले जाते हुए, दूर ले जाते चले गए। धीरे धीरे उस महिला की आवाज भी कम हो गई, क्योंकि वो दूर ले जा रहा था, और हम अपने रास्ते चल दिए। लेकिन जैसे हम चंपावत जाते हैं, तो चंपावत जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो महिला चंपावत की थी। वहां से एक जत्था बना के लोगों का, जो उस महिला को ढूंढने आ रहे थे, जत्था बना के आ रहे थे। तो हमें पता था कहाँ को ले गया था बाघ। तो हमने उन्हें बोला कि चले हम के साथ चलते हैं। तो इतने में कॉर्बेट उनसे पूछते हैं कि आपने कुछ किया नहीं, अगर ये बाघ ले जा रहा था, जिंदी महिला को ले जा रहा था, जैसे उन्होंने कहा जिंदी महिला को ले जा रहा था, उन्होंने कहा साहब हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम बाघ के आतंक से इतने डरे हुए थे कि हमें मौत ही दिख रही थी या डर दिख रहा था। अगर आप में से भी कोई इस आतंक या ऐसी जगह से होगा तो हर किसी को इतनी डर लगेगी। उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम सिर्फ एक पत्थर की तरह या पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह गए। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम वहां से उस जत्थे के साथ जाते, जहां पे से वो बाघ उस महिला को ले गए थे, हम जाते हैं, आगे जाके देखा तो एक पत्थर में
बड़ी से पत्थर चट्टान थी, उस पे महिला को रखा हुआ था बाघ ने, और उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। बाघ वहां पे नहीं था, बाघ कहीं चले गया था। और उस महिला जो खून से लथपथ थी उस टाइम पे, तो वो महिला खून उससे सारा बाघ ने चाट लिया था, कोई भी खून नहीं बचा हुआ था, खून उसकी बॉडी से उसने चाट लिया था। फिर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये महिला अभी कहीं जिंदी ना हो, और हम जैसे इसमें कपड़े से ढके इसकी आंखें ना खुल जाए और ये लज्जा से हमारे सामने लज्जा से या शर्मिंदगी महसूस न करे। तो हम लोगों ने थोड़ा मुंह उधर करा और उसके बॉडी के ऊपर कपड़ा रखा, लेकिन वो मर चुकी थी और उसे ले आए। फिर उसके बाद कॉर्बेट चंपावत पहुंचते हैं। चंपावत पहुंचने के बाद उन्हें एक बंगला दिया जाता है, जिस बंगले में पहले दिन वो स्टे करते हैं। तो वहाँ के तहसीलदार बोलते हैं उन्हें कि आपको फॉरेस्ट बंगला मिल जाएगा अगले दिन, और आप फॉरेस्ट बंगले में चले जाओगे। अगले दिन कॉर्बेट को फॉरेस्ट बंगले में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब कॉर्बेट जैसे नाश्ता करके थे सुबह सुबह, तो बात कर रहे थे, इतने में कोई दौड़ते हुए आता है, तो बोलता साहब यहाँ जो है बाघ ने एक गाय को मारा। कॉर्बेट अपनी राइफल लेते और उनके साथ चले जाते। जब वहां नीचे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है, सर्च करते हुए ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसे बाघ ने एक तेंदुए ने मारा है, और उन्हें इतना टाइम था भी नहीं कि वो तेंदुए को मारे, और वो तेंदुए को मारने में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने तेंदुए को साइड करा, उन्होंने फिर अपने बंगले में आ गए। उस टाइम पे तहसीलदार कहीं गए नहीं थे। तहसीलदार शाम को आते हैं और बात होते हैं कि कल क्या करना है। उसके बाद तहसीलदार अचानक से शाम को बोलते हैं कि मुझे जाना है, जबकि वो कॉर्बेट से बोलते हैं। यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि इस बंगले का कुछ रहस्य भी था, लेकिन क्या रहस्य था वो कॉर्बेट अपने बुक या किसी चीज में नहीं लिख पाए। इस कहानी में तो उन्होंने कहा था कि अगले उसमें लिखेंगे, और वो शायद वो लिख नहीं पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी उससे पहले, या क्या कारण रहा होगा, या किसी दस्तावेज में हो, डॉक्यूमेंट में हो, मैंने ना पढ़ा हो। वैसे जहां तक है कि इस डॉक्यूमेंट में जहां पे भी है कि ये बोला जाता है कि है नहीं डॉक्यूमेंट। तो कॉर्बेट इस बंगले के बारे में बताते कि तहसीलदार एकदम उठते शाम को, और उनका घर वहां से काफी दूर है। वो बोलते हैं कि मुझे जाना है, मैं नहीं रुक सकता। जबकि वो पहले दिन से वो बोल रहे थे कि मुझे इसी में आपके साथ रुकना है रात को, और कई बार ये बात बोली थी। लेकिन लास्ट में वो जाने उन्होंने लालटेन जलाई, और लालटेन जला के आगे निकलने लग गए। ठीक है, जब वो आगे निकलने लगते हैं तो कॉर्बेट थोड़े बाहर आते हैं। वो देखते हैं, जब तक लालटेन उनकी आंखों से ओझल ना हो गए वो देखते रहे। उसके बाद वो अंदर आए और बैठ गए, क्योंकि उन्हें डर इस चीज का लगा कि तहसीलदार एक तो यहाँ आदमखोर बाघ का इतना बड़ा वो रखा है, आतंक है, और तहसीलदार इतनी रात में इतनी दूर, तो इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, ऐसी क्या बात है। तो तहसीलदार चले जाते हैं। हाँ, इसमें कहीं बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इस बंगले में भूत देखा था कॉर्बेट ने। तो यहाँ कॉर्बेट ने भूत देखा था, इसकी कहीं आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें कहीं अलग अलग जगह अलग अलग बातें सुनी पड़ी, तो अलग चीजें हैं, ठीक ना। इसके बाद कॉर्बेट अगले दिन तहसीलदार को देख के खुश होते हैं। सुबह जब तहसीलदार आते हैं खुश होते, देखते हाँ तहसीलदार है, और उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद वो वहाँ से प्लानिंग बना रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो अचानक से उन्हें नीचे, जब वो जो बंगला था उसके नीचे से वो देखा उन्होंने कि कोई आदमी तेजी से आ रहा है, कहीं पे रुक रहा है, तेजी से आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है। तो समझ गए कि ये कॉर्बेट को कोई इंफॉर्मेशन देने आ रहा है। कॉर्बेट वहां से तेजी से जाते हैं, नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद उस आदमी को पूछते क्या है। तो आदमी बोलता है कि यहाँ पे हमारे गांव में एक औरत को
बाघ ने अभी अभी मार दिया, तो जिसे मारा है तो उसकी बॉडी अभी मतलब अभी ताजा मारा है तो बॉडी उसकी ढूंढी जाएगी। कॉर्बेट बोलते तहसीलदार को लेके और अपनी राइफल लेके चलते, बोलते ठीक है चल। गांव जाते हैं। जब उस गांव में जाते हैं तो उस गांव में अब सभी अपने अपने लिए बताने के लिए, जैसे आज के टाइम में भी होता है, कोई घटना होती है, 4 लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, बहुत चिल्लाने लग जाते हैं, तो सेम वहां पे भी होता है। एक आदमी उन्हें चुप कराने की कोशिश करता रहता है कि चुप हो जाओ, एक साथ सब मत बोलो, तभी साफ सुनेंगे। तो कॉर्बेट बोलते हैं यही समझदार है, उसे वो थोड़ा साइड ले जाते हैं और उससे पूछते हैं। तो वो बोलता है कि गांव से कुछ महिलाएं जो है लकड़ी लेने के गई थी, 4-5 महिलाएं लकड़ी लेने के लिए गई थी, और जब ये लकड़ी लेके आ रही थी तो उनमें से एक पे बाघ ने अटैक कर दिया और उसे ले गया। तो कॉर्बेट बोलते हैं ठीक है, आप मुझे वो जगह बता दीजिए। कॉर्बेट को जगह बताते हैं, उसी आदमी को लेके जाते हैं उस जगह, कॉर्बेट को जगह बताते हैं। कॉर्बेट बोलते हैं ठीक है, अब मैं ये आगे चलता हूं इसमें। कॉर्बेट उसे घर भेज देते जो आदमी था, और गांव वालों को भी बोलते हैं कि आप कोई भी घर से बाहर मत निकल, और मैं बाघ का पीछा करता हूं। कॉर्बेट जहां बाघ ने उस महिला को मारा था, वहां से उसके ड्रैग मार्क जो होते हैं और जो ब्लड ट्रेल होती है, खून की जो धार होती है, स्पॉट पड़े रहते हैं खून जगह जगह, उनको पीछा करते करते जाने लगे। जब वो जा रहे थे तो उन्हें अचानक से पीछे से आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि कोई पीछे से आ रहा, दौड़ के पीछे देखते तो एक आदमी बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, उसके हाथ में राइफल थी और हैवी जूते पहने हुए थे, बड़ी तेजी से नीचे दौड़ के आ रहा था। जब वो आ रहा था, कॉर्बेट वहीं पे रुकते हैं और कॉर्बेट उसे डांटते हैं कि जब मैंने सब लोगों को बोला था कि घर में ही रहे, कोई बाहर न निकले, तो आप क्यों आए, मेरे साथ क्यों आए? तो बोलता है साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो तहसीलदार की आज्ञा है और मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, ये आप समझते हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं चलो मेरे साथ चले, लेकिन सबसे पहले आप इन जूतों को उतार के कहीं रख दें। तो उनके जूते उतार के रख दिए जाते साइड में। वो जिम कॉर्बेट आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहे, काफी आगे तक चलते रहे। वो फिसले भी, और फिसलने के बाद जो एक बार तो कॉर्बेट कह रहे कि मैं शिकारी था, मैं ये समझ सकता था कि उनकी लोडेड गन थी जो आदमी पीछे था, और उसका जो राइफल के बोर थी वो मेरे साइड को थी, तो इसको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो गलती से चल जाती तो कॉर्बेट पे वो गोली लग सकती, लेकिन कॉर्बेट उसे फिर भी लेके चलते रहते हो, कई बार फिसला। कॉर्बेट को जंगल का ज्यादा अच्छा नॉलेज था, वो ज्यादा अच्छे से चल पाते थे, लेकिन वो आदमी बार बार बोलता रहता है कि साहब कभी दाएं से कभी बाएं से बाघ की गुर्राने की बहुत आवाजें आ रही। जब बहुत आगे जाते हैं तो कॉर्बेट को लगता है कि ये थोड़ा डर रहा है, तो कॉर्बेट उससे क्या करते हैं, एक ऊंचे टीला आता, पहाड़ी आती, उस टीले में बोलते कि यहाँ चले जाओ, उसे वहां चढ़ा देते, उसकी जो गन थी उसे खाली करके झाड़ियों में रख देते वहीं पे। तो जिम कॉर्बेट उस रैबिन से उस बाघिन का पीछा करते जा रहे थे, कहीं आगे था। वो रैबिन एक दूसरी रैबिन से जाके मिलती थी, जहां पे वो दोनों रैबिन मिल रहे थे। अब बाघ कई बार जो है बाघिन घुर्रा रही थी, क्योंकि जिम कॉर्बेट कॉन्टिन्यूअसली उसका पीछा कर रहे थे। तो जहां नीचे जाने के बाद जहां पे दूसरी रैबिन के साथ मिलती है, तो जिम कॉर्बेट दूर से देखते हैं, वहां पे पानी था, तालाब सा बना हुआ था, उसमें पानी था, और उस पानी में फ्रेश खून, ताजी खून दिख रही थी, लाल सा हो रखा था वहां पे। जिम कॉर्बेट वहां पे जाते हैं और जाने के बाद चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दफे तो आदमखोर बाघ का शिकार करने आए, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं। तो उन्होंने देखा कि जिस महिला को बाघिन ले जा रही थी, उसने घुटने से नीचे उसका पांव ऐसे काटा था जैसे कुल्हाड़ी से एक बार में काटा हो, इतने शार्प तरीके से कट पड़ा हुआ था, वो अलग पड़ा हुआ था।
अब ये बागिन ने वहां पे क्यों डाला, ये सस्पेंस है, इसमें जिम कॉर्बेट भी इतना नहीं समझ पाए। वो वहां पे उसे खा रही थी, ये काट के जानबूझ के उसने वहां पे डाला कि ताकि ये इंसान यहीं तक रहे। तो ये समझ में नहीं आया कि क्या कारण थे इसके। उसके बाद जिम कॉर्बेट जैसे जाते हैं तो वहां पे जाके वो बैठ के बारीकी से उस पैर को देखने लगते हैं, और पैर देखने के साथ वो देखते हैं कि ये कैसे इन चीजों को देख रहे थे। तो उन्हें एकदम से ध्यान आता है कि मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि अगर बागिन नरभक्षी है तो कहीं से भी अटैक कर सकती है मेरे में। और इतने में उन्होंने एक्शन में राइफल को एक्शन में ऊपर को लिया, यूं करा जैसे ऊपर से करते हैं तो ऊपर से एक मिट्टी का बड़ा सा डला टाइप का आता है, पत्थर लुढ़क के आते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पे बाघ था जिसने क्या करा कि मतलब अटैक करना चाह रहा था लेकिन वो नहीं कर पाया, पीछे चले गए। उसके बाद जिम कॉर्बेट जब ये घटना होती तो तुरंत दौड़ के उस पहाड़ी में चढ़ते जो रैबिन की, अब दूसरी वाली रैबिन की पहाड़ी की तरफ जा रही थी। तो जिम कॉर्बेट तुरंत दौड़ के उधर जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ, बागिन ने नीचे जहां पे बॉडी रखी थी, क्योंकि वहां पे खून पड़ा हुआ था, और वो बॉडी वो पीछे आई थी और ऊपर से उसने देखा। तो जिम कॉर्बेट को मारना चाह रही थी या देखने के लिए आई थी, क्योंकि इतने सालों से वो आतंक कर रही थी, लोगों ने उससे उसके खाने में कई बार उसे डिस्टर्ब किया बस। बट इस बार शर्त ये थी कि जिम कॉर्बेट लगातार ही उसके पीछे चलते रहे, वो चाहे गुर्राती रहे, कुछ करती रहे, जबकि जिम कॉर्बेट चाहते थे कि अपने आप को एक्सपोज करें, ये गुर्रा के सामने है, क्योंकि उसे तो नया खाना मिल जाता, नया एक और भोजन के लिए मिल जाता अगर वो उसे जिम कॉर्बेट को मार देती। लेकिन अगर वो एक्सपोज करती तो जिम कॉर्बेट उसे मार लेते। तो उसने कहीं पे भी एक्सपोज नहीं किया, वो वहां से उस बॉडी को उठा के आगे चल दी। जिम कॉर्बेट थोड़े आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद देखते हैं कि वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, खाई थी, अप डाउन था, झाड़ियां थी, फर्न की घास लगी हुई थी। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि पहला वाला जो पक्ष था वो मेरे पक्ष में था, जो समय था, अब जो समय है वो बागिन के पक्ष में। एक तो उबड़ खाबड़ होगा, अगर गिर गया तो वैसे चोट लग जाएगी, और अंधेरा अलग होने लग गया, क्योंकि अंधेरे में जंगल में बाघ को देखना इजी नहीं होता, जबकि बाघ हमें इजी से देख सकता है। तो जिम कॉर्बेट ने वहां से वापस आने का फैसला किया। जब वो वापस आते तो जहां पे उसका पैर डाला हुआ था उस पैर को उसी जगह पे थोड़ा खोद के दबा देते, ताकि अगर कल को बॉडी ना मिले तो उसके रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार के लिए उसका पैर दिया जाएगा। और फिर वहां से आते ऊपर, जहां पे आते तो जिसे ऊपर बिठाया हुआ था जिम कॉर्बेट ने टीले से, उसे उतारा। तो वो इंसान जो था वो अलग ही डर रहा था, उसने क्योंकि बाघ कई बार उड़ रहा था तो उसे लगा कि जिम कॉर्बेट को बहुत टाइम हो गया था बाघ के पीछे गए हुए, तो उसे लगा कि जिम कॉर्बेट को बाघ ने खा लिया और अब इस जंगल से अकेला वापस भी कैसे जाएगा। उसे ये परेशानी ज्यादा हो गई कि मतलब अगर मैं वापस कैसे जाऊंगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट को तो मार चुका है। पर जब फाइनली जिम कॉर्बेट के साथ हो जाते, उनके गन और जूते वूते दिला के गाँव पहुंचते, तो रात को अब ये फैसला करते हैं कि क्या करा जाना चाहिए। तो ये तहसीलदार को बोलते हैं कि सुबह, क्योंकि बागिन पहाड़ी की उस तरफ है, तो उस तरफ से गांव से हाका लगाया जाए। हाका एक तरीका का ऐसा होता है कि ड्रम टीम इस तरीके से किसी चीज को हाँकने के लिए होता है, जैसे हाका बोलते हैं भगाने के लिए। तो हाका लगाया जाएगा और बागिन जो होगी वो हमारी तरफ जब आएगी तो मैं नीचे एक जगह बताया वहां पे बैठा रहूंगा और उस जगह से उसे गोली मार दूंगा, क्योंकि उस जगह ढूंढना मुश्किल है। तो तहसीलदार बोलता है ठीक है। तो कहा कि लोगों को जमा करें। तो तहसीलदार सुबह गांव जाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आपके पास, जिसके पास टीन है, ड्रम है, कनस्तर है, सभी ने हाका लगाने के लिए आने, लोगों को राजी करते हैं। और तो और ये भी बोलते हैं कि जिनके पास बिना लाइसेंस की बंदूकें हैं वो भी बंदूकें लिहाए,
मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ना कुछ होगा, कुछ नहीं बोला जाएगा। आप बिना लाइसेंस से जिनके पास बंदूक है और जिनके पास गोलियां नहीं है तो गोलियां मैं उन्हें दूंगा। लोग इस बात पे खुश हो जाते हैं और लगभग जिम कॉर्बेट पहले 2 घंटे पहले वहां पे चले जाते हैं जहां से हाका लगाना था, वो निरीक्षण करने की कहाँ कैसे क्या होगा। क्योंकि जिम कॉर्बेट को पहले पता था कि अगर आज रात को बाघिन भोजन करेगी, खाना खाएगी, तो उसके बाद वो आराम करते हैं। आपको पता होगा कि बाघ जो होते हैं खाना खाने के बाद आराम करते हैं। बाघ होगा कोई भी कार्निवोरस, वो आराम ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा था कल ये आराम यही करते रहेंगे। अब जिम कॉर्बेट जहाँ पे खड़े थे, तहसीलदार आते हैं, उनके साथ 2-4 लोग आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं, 15, 20, 50, 100, 200, करीब करीब 300 लोग आते हैं। 300 लोग आने के बाद अब हाका लगना था। जिम कॉर्बेट उन लोगों को बोलते हैं कि यहां से मैंने उतनी दूरी पे 400 कुछ गज या मील की दूरी थी, वहां पे जाना है मुझे, और जब मैं उस दूरी पे मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैंने बैठना है, तो मैं एक रुमाल हिला दूंगा, तो आप लोग तक हाका लगा रहे। लोग तैयार हो जाते हैं। अब जिम कॉर्बेट और तहसीलदार नीचे जाने लगते हैं। तहसीलदार शायद इसलिए भी नीचे जा रहे थे, जिम कॉर्बेट कहते हैं, क्योंकि जो गांव वालों की बंदूकें थी, का इतनी बंदूकें निकली वहां, ऐसे ऐसे हथियार निकले कि वो किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ा सकते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुराने थे जो मिस फायर हो सकते थे या फट सकते थे और घायल कर सकते थे, घायल चोट टूट लग सकती थी। तो तहसीलदार वहां से जिम कॉर्बेट के साथ जाने लगते। अब जब एक कुछ दूरी रह गई थी जिस जगह पे जाना था, बैठना था, तो वहां पे जाने से पहले तहसीलदार के जूता जो होता है पैर में काटने लगता है। तो तहसीलदार झुकता है और वो जूता कुछ सही करने लगता है, और लोग वहां से ऊपर से ये सोचते हैं कि ये हमें इशारा करना भूल गए। जब वो तहसीलदार को देखते हो बोलते कि हमें इशारा करना भूल गए और हमने हाका लगाने। तो जिम कॉर्बेट कुछ ही दूरी पे थे, तो वो हाका लगाना शुरू कर देते। अब जब वो हाका लगाते, जिसके पास जो था कनस्तर था वो कनस्तर बजा रहा है, टीन वाला टीन बजा रहा है, सब कुछ जब करने लगते, तो जिम कॉर्बेट बड़ी तेजी से दौड़ के जाते और अपनी जगह पे बैठ जाते। अब हाका लगता है, कुछ देर तक कुछ नहीं होता, लेकिन जब बड़े जोर शोर के साथ, पहले आपको पता है कोई भी चीज शुरुआत में कम होती, उसके बाद वो बिल्कुल जोर शोर के साथ बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया। जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका था, तो जिम कॉर्बेट देखते हैं कि बाघिन ने जिस रास्ते से आना था वो थोड़ा उसके दाएं की जगह बाएं रास्ते से आ गए। तो जिम कॉर्बेट उस पर फायर करते, इससे पहले ही तहसीलदार ने उस पर 2 गोली दाग दी उसकी तरफ। अब जब 2 गोली लगी तो तहसीलदार की जो गन थी वो इतनी एक्यूरेट या फैटल नहीं थी, या गोली नहीं लगी, तो बाघिन ऊपर को भागी जहां से वो आई थी। अब जिम कॉर्बेट मनी मन ये सोचने लग गए कि ये बाघिन अब नीचे नहीं आएगी, ये जिधर वो लोग हैं उधर को भागेगी। अब कुछ ही देर में वहां पे लोगों के चिल्लाने की आवाज आएगी कि बाघ यहाँ आ गया, बाघ ने यहाँ अटैक कर दिया। वो जब सोच ही रहे थे ये चीज, तो देखते हैं कि बाघिन फिर से उसी साइड नीचे को दौड़ते हुए आते। अब वो जब दौड़ते हुए आते तो बाघिन पे फिर से निशाना मारते, तो निशाना चूक सा जाता है, सही जगह पे लगता नहीं। बाघिन फिर भी नीचे को आ रहे थे। इतने में तहसीलदार को बोलते कि अपनी गन मुझे दो, गन फेंको। तो तहसीलदार कुछ बोलते, जिम कॉर्बेट को सिर्फ जूता सुनाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया। जिम कॉर्बेट तेजी से तहसीलदार की तरफ भागते और भागने के साथ गन छीनते हैं उनसे, और गन छीनते हैं उसे गोली मारते हैं। लेकिन जब वो गोली मारते रहते तो जिम कॉर्बेट ये भी देखते कि कहीं मैं घायल ना हो जाऊं या अंदर ना हो जाऊं, क्योंकि उसकी जो नली थी वो फटी हुई थी गन की, तो क्योंकि मिस फायर होगी तो आंख पे आ सकती। जिम कॉर्बेट गोली मारते जो बाघिन के पंजे पे लगती, और अब उसमें इससे ज्यादा ताकत बची हुई नहीं थी। बाघिन गिर जाती, धराशायी हो जाती और वहां पे गिर जाती। जिम कॉर्बेट कहते हैं
कि मैं कुछ देर ये भूल गया था कि पीछे जो हाका लगा रहे हैं इतना बड़ा क्राउड है। तो जब वो लोग देखते हैं तो वो दौड़ के आते हैं, देखो वो पड़ी है, वो हत्यारा वो पड़ा है, इसे मार दो, इसे काट दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो जब भीड़ उसकी तरफ भागती है, बाग की तरफ, तो जिम कॉर्बेट ये पक्का करे हुए भी कि बाघ मरा है नहीं मरा, उसकी तरफ जाते हैं और उसके ऊपर पैर रखते हैं और गन पकड़ के बोलते हैं कि कोई इसे नहीं छेड़ेगा। जबकि आपको पता होगा, अगर आपने कहीं शिकार की कहानी पढ़ी होगी, तो जब बाघ को मारते तो बाघ को मारने के बाद ये जरूर कंफर्म कर लेते कि बाघ मरा है कि नहीं, एक पत्थर मार के, क्योंकि घायल अवस्था में अगर उठता है तो इंसान को मार सकता है। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि एकदम से सब कुछ हुआ, जबकि उन्हें बाघ मारने का एक्सपीरियंस था, भले उन्हें आदमखोर बाघ मारने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसमें जाते हैं और उनमें से एक आदमी जो सबसे आगे रहता है, कुल्हाड़ी लिए हुए, वो बोलता है कि इसे काट दो, इस बाघ के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो जिम कॉर्बेट थोड़े गुस्से में बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, उन्हें डांटते। तो उसके बाद वो बोलते नहीं साहब, हम ऐसे नहीं कर रहे, वो तो हम इतने टाइम तक इस बाघ के आतंक में जिए और आज हम खुद से ये ऐसे मिला तो ये हमारे मुंह से निकल गया, इसलिए हमने करा। जितनी जल्दी उग्र भीड़ हुई थी उतनी जल्दी शांत हो गए। जिम कॉर्बेट खुद कहते हैं कि ये होना भी लाजमी था, क्योंकि जिस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थी और सबसे आगे जो बोल रहा था इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसकी बीवी और 2 बच्चों को उसने ही मारा था, उसी ने खत्म किया था। कॉर्बेट बोलते हैं कि जब मैं गोली मार रहा था, उनके तहसीलदार की गन छीन के जब मारा, तो उन्होंने देखा कि उसकी ऊपरी जबड़े के जो कैनाइन टीथ होती है वो टूटी हुई, कुछ जबड़े में चोट है उनकी, भागिन की। तो इसलिए उसका फिर से निरीक्षण करते तो देखते कि उसके दांत नहीं होने के कारण, बूढ़े होने के कारण वो आदमखोर बन गई। उसके बाद उसे भागिन को गांव वाले एक डंडे पे बांधते और डंडे से बांध के उस चढ़ाई में ले जाने लगते हैं। तो कॉर्बेट कहते हैं कि वो ऐसे चढ़ रहे थे उस पहाड़ी में जैसे चींटियां चढ़ रही होगी। पहाड़ी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। वो ये लगाओ कि वो पेड़ों में अपनी जो धोतियां थी उन धोतियों को बांध बांध के तब वो चढ़ रहे थे। इस तरीके से बांध के चढ़े उसमें और उस भागिन को वहां से ले गए। जिम कॉर्बेट कहते हैं वो और तहसीलदार दूसरे जो सीधा रास्ता था उस रास्ते गांव आ गया और उनसे जल्दी आ गए, लेकिन वो लोग खुशी में उधर से लेके आए उसे और चींटियों की तरह दिख रहे थे। जब जिम कॉर्बेट गांव आते हैं, स्किन निकाली, बहुत सारे लोग उनसे मांग रहे थे कि बाघ के नाखून दे दो, स्किन दे दो, बाल दे दो, क्योंकि लोग थोड़ा मांगते हैं बच्चों के गले में ताबीज लगाएंगे। तो जिम कॉर्बेट रात को उसकी स्किन निकालते हैं, खाल जो होती, खाल निकालने के बाद कुछ लोगों को वहाँ पे देते हुए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो रखना चाहिए, और उसके बाद अगले दिन नैनीताल आने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन चंपावत में एक भोज रखा गया था, इसी बात में खुशी रखी गई थी जिसमें जिम कॉर्बेट को चीफ गेस्ट बनाया गया था, पर जिम कॉर्बेट मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इमरजेंसी काम से नैनीताल जाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, वो अपनी जगह चीफ गेस्ट के रूप में तहसीलदार को भेज देते। अब वो आते हैं वो रास्ते में उन्हें पाली गांव मिलता है जहां मैंने बोला था कि एक महिला जिसकी आवाज चली गई, तो कॉर्बेट के पैर छुए थे। तो जिम कॉर्बेट घोड़े से आते रहते, तो घोड़े को साइड करते और जो खाल घोड़े में रखी हुई थी उस खाल को निकालते, घोड़े से उठाते और उनके जो गांव में आपको पता है कि आंगन होते, उस आंगन पे बिछा देते धूप में। उसका कारण ये भी था कि थोड़ी धूप भी लग जाएगी और थोड़े लोग खुश भी हो जाएंगे कि हाँ भाई मार दिए। तो जब वो बोलते हैं कि जिम कॉर्बेट बच्चों को बोलते हैं कि बताओ अपनी माँ को बताओ कि मार दिया, तो बोलते हैं कि देखो मैंने आपकी बहन का हत्यारा मार दिया। इतने वो महिला दौड़ी हुई आती है वहां पे और इधर उधर बहुत तेजी से दौड़ रही और गांव वालों को बता रही कि देखो सांप क्या लाए, सांप ने उसे मार दिया। तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं भी ये देख के सरप्राइज हो गए। जो गांव वाले जिनको पता था कि इनकी आवाज चली गई थी या जो उनके बच्चे थे
वो भी देख के सरप्राइज होंगे कि आखिर ऐसे कैसे है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जिम कॉर्बेट खुद कहते हैं मैं ना तो डॉक्टर था ना मेडिकल का था, मुझे कैसे एक्सप्लेन कर सकता, पर जो मैंने देखा वो मैंने बताया कि क्या चीज है। फिर जिम कॉर्बेट वहां पे खाना वाना खाते हैं उस गांव में और फिर नैनीताल के लिए निकल जाते हैं और नैनीताल पहुंच जाते हैं। ऐसी और कहानियां भी आप लोगों को बताई जाएगी। धन्यवाद।